Good morning students, welcome in online class 9th class। आज हम चैप्टर 1 हिस्ट्री का चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कि इसमें हम आज इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति क्या थी। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर पर आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। ये जो फ्रांस के जो सम्राट थे उन्होंने शहर में सेना को घुसने का आदेश दे दिया था और अफवाह थी कि वो सेना को नागरिकों को पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों पर जबरन ही प्रवेश कर गए। अतः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल एक वहां का किला था जिसमें गोला बारूद को रखा जाता था। तो बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला और जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए और उनकी संख्या केवल 7 ही थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का, क्योंकि वहां का जो सम्राट था वो वहां की जनताओं पर बहुत अत्याचारी था, कठोर शासन करता था। तो इससे वहां की जनता क्या थी, वहां की जनता उससे परेशान थी। इसीलिए उसकी निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण वहां के लोगों ने बास्तिल किले को खत्म कर दिया। इसी किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेषों को जो उसके बचे उसमें कुछ जो उनको कीमती मिले थे उनको बाजारों में उन्होंने बेच दिया। और इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस में और देश के देहाती क्षेत्रों में कई और दिनों तक संघर्ष भी होते रहे। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों पर भी विरोध कर रही थी कि वहां पे क्या था, जो पाव होते हैं ब्रेड वगैरह, वहां के लोगों का खाद्यान्न था, तो उस रोटी की कीमतों को भी उन्होंने बढ़ा दिया था। तो उसके ऊपर भी उन्होंने विरोध चल रहा था। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी कड़ियों से जोड़ा कि यहाँ पे सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई, जिसकी हालांकि हम इस लोगों के नतीजे की उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कैसे कर गए। तो अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज का रूप कैसा था। कि सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा हुआ था। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष को खाली पाया, क्योंकि उस समय बहुत लंबे समय से वहां पर फ्रांस के वित्तीय संसाधन जो लंबे युद्ध चल रहे थे, उस युद्ध के कारण फ्रांस के जो राजकीय कोष थे वो खाली हो चुके थे। वर्साई के विशाल महल और राजसभा की शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ भी अलग से था, क्योंकि वर्साई एक बहुत विशाल महल था वहां का, तो उसकी शानो शौकत को बनाए रखने के लिए भी उसके ऊपर फालतू का पैसा खर्च हो रहा था। लुई 16 ने शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन जो 13 उपनिवेश शासक थे उनको ब्रिटेन से जब उनकी लड़ाई हो रही थी तो उनसे आजाद कराने में उनकी सहायता की थी। और इस युद्ध के चलते फ्रांस के ऊपर 10 लिव्रे क्या थे, उस देश की मुद्रा थी, तो उसके ऊपर 10 लिव्रे का कर्ज था। और इस युद्ध के जबकि उसके पहले ही उसके पास में 2 अरब लिव्रे का कर्ज उसके ऊपर चल रहा था कि 2 अरब
ब्याज देने के लिए फ्रांसीसी सरकार उनके ऊपर प्रेशराइज करने लगी, उनको बाध्य करने लगी। और इस फलस्वरूप फ्रांस सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे और कर्ज को चुकाने पर वो मजबूर हो गए थे। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार और सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई और ये कदम उनके यहाँ की जनता के लिए काफी ना पसंद करने योग्य नहीं था। फिर वहां के फ्रांसीसी समाज जो था उसको 3 स्टेट्स में बांटा था। केवल तीसरे स्टेट के जो लोग थे ही वो ही कर अदा करते थे, क्योंकि वहां पे प्रथम स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। जो फर्स्ट स्टेट था उसमें पादरी वर्ग आता था, जो चर्च वगैरह में पूजा का पादरी होते थे। दूसरे स्टेट थे, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे। और जो थर्ड स्टेट था उसमें बड़े व्यवसाय, व्यापारी, अदालती, वकील, कर्मचारी सब थे, किसान भी थे और कारीगर भी थे और छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर और नौकर भी थे। तो ये संपूर्ण जो कर देने का जो प्रावधान था ये सिर्फ और सिर्फ तीसरे स्टेट्स को ही अदा करना था। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए ही होता था। कि वर्ण व्यवस्था में दिखाया गया कि अब यहाँ की वर्ण व्यवस्था 3 भागों में डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। पूरी आबादी में लगभग 90% लोग जो थे वहां पे किसान थे और किसान किस में आते थे? थर्ड स्टेट में। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का ही अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जो जन्म से ही प्राप्त थे, कि इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था कि राज्यों को दिए जाने वाले करों में उनको छूट दी जाएगी, कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट राज्य में देने वाला कर नहीं देंगे। कौन देगा? सिर्फ थर्ड स्टेट देगा। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था और किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना और सड़कों के निर्माण में सहायक आदि करने के लिए वो बाध्य थे। किसानों से करों का एक हिस्सा टाइड के रूप में वसूलता था। चर्च भी जो था ना, चर्च भी किसानों से पैसे लेते थे। राज्य से जो वहां की सरकार थी वो तो लेती थी, लेकिन चर्च भी किसानों से उनके ऊपर करों का एक हिस्सा, जिसको क्या कहते हैं टाइड कहा जाता था, वो वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को, सरकार को भी कर चुकाना होता था। इन करों में टाइल और अनेक अप्रत्यक्ष शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर जैसे कि नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार जनता इन करों को वहन करने में सक्षम नहीं हो पा रही थी। अब उनमें जीने का संघर्ष, कि फ्रांसीसी जनसंख्या जो थी सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में क्या हो गई थी? 2.8 करोड़, मतलब उसकी जनसंख्या बढ़ गई थी। परिणाम था वहां पे अनाज उत्पादन की तुलना में वहां की मांग उसमें तेजी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी तो अनाज में भी उसकी वृद्धि होगी, तो वहां की मांग बढ़ रही थी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई और अधिकतर कामगार जो थे, कारगर, वो कारखानों में मजदूरी करते थे और उनके मालिक जो मजदूरी जो थे उनके मालिक तय करते थे। तो मतलब उनकी मजदूरी कम थी, लेकिन उनके ऊपर जो कर थे वो कर देने में सक्षम नहीं थे, तो इसलिए उनकी जो जीविका थी वो उनके लिए कठिनाई भरी हो गई कि हम इस तरह से अपना जीवन कैसे निर्वाह करें। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी, कि जितनी महंगाई तो उतनी बढ़ रही थी, लेकिन जो उनकी मेहनताना था वो उतना नहीं बढ़ रहा था। और वो फलस्वरूप अमीर और गरीब की खाई और बढ़ गई। अमीर तो अमीर हो गया और गरीब जो गरीबी रेखा के था उससे भी नीचे चला जा रहा था। प्रकोप से यहाँ पे सूखे और उसके ऊपर एक और विपदा उनके ऊपर आई कि उस समय वहां पर सूखे और जो अकाल पड़ गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वहां पे पैदावार कम हुई और वहां पे रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया।
फिर आता है उभरते मध्य वर्ग के विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की गई कि पहले अकाल के समय किसानों और विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन और कार्यक्रम नहीं थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्रपारी व्यापार और ऊनी रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति को अर्जित किया। ऊनी और रेशमी कपड़ों का निर्यात किया जाता था और समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा और वकील जैसे पेशावर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे। इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मता का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। कि ये इन लोगों का मानना था। जो तीसरे वर्ग में एक वर्ग और था जो बहुत पढ़ा लिखा था, जैसे कि वकील वगैरह थे, तो इनका ये मानना था कि हम सभी लोगों को विशेष अधिकार होने चाहिए, कि कोई भी अधिकार जन्म से नहीं होना चाहिए, सभी को समानता का अधिकार होना चाहिए, ताकि जो हम कर दे रहे हैं ये कर देने का प्रथम स्टेट का और दूसरे स्टेट का भी होना चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों, समान अवसरों पर विचार आधारित जॉन लॉक और जो लॉक दूसरों जैसे की प्रस्तुत की थी। अपने द टू ट्रीटाइसेस गवर्नमेंट में लॉक ने राजा की देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया और बढ़ते जनता और प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक अनुबंधन पर आधारित करते हुए प्रस्ताव रखा। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया था, तो वहां इस मॉडल की सरकार बनी कि वो ये चाहते थे कि सरकार के अंदर हम 3 भागों में उसको बांटे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जब ब्रिटेन से ये 13 उपनिवेश अलग हुए थे, तो इन्होंने जो यहाँ पे इसी तरह की सरकार का गठन किया गया। दार्शनिकों के इस विचार पर काफी हाउस और सेनानी की गोष्ठियां हुई, गर्मागर्म बहस हुई और पुस्तकों अखबारों के माध्यम से इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ। इसी समय लुईस 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर इन विषय लोगों में और गुस्सा भड़क उठा। आज ये पढ़ा है, आज आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम फ्रांस के क्रांति की शुरुआत किस तरह से हुई थी वो पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।